स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटालिसिस पढ़ लिया था और हमारा डेली काम भी ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। आप नोट्स साथ में बनाते रहिए। कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो एनसीईआरटी में कॉन्टिन्यूशन में रह गया है तो मैंने खुद छोड़ा है, आपको कराया जाएगा। जब चैप्टर का एंड हो और मैं कह दूं चैप्टर खत्म, अब नए चैप्टर पे जाएंगे, तब आप पूछिए कि भैया ये टॉपिक रहेगा, ये कब होगा। ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। तो बेटा, हमने लास्ट क्लास में कैटालिसिस में सीखा था कि कुछ कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते, तो उनकी वजह से रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है। जे बर्जीलियस ने रिएक्टेंट्स के अलावा कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस रिएक्शन में डाल के देखे और ये ऑब्जर्व किया कि भाई रिएक्शन तो हो सकती है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। मींस अ फॉरेन सब्सटेंस व्हिच केमिकली डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मींस वो रिएक्ट करके खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बट it can alter the rate of the reaction. Catalysts are those foreign substances which does not change chemically itself in the reaction but increases or decreases, or you can say alter the rate of the reaction. Any substance which helps catalyst in increasing the rate of the reaction or altering the rate of the reaction is known as promoter. जो catalyst की help कर दे भैया, promoter, और जो कैटलिस्ट की पावर को घटा देगा वो पॉइजन कहलाएगा। ये बात हो गई थी। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है तो आप हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहलाएंगे, और अगर सेम है तो आप होमोजीनस कैटालिसिस कहलाएंगे। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? फिजिकल स्टेट सेम, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, फिजिकल स्टेट डिफरेंट, होमोजेनस कैटालिसिस। उसके बाद समझाया कि कैटलिस्ट का फंक्शन कैसे होता है। कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज हैं, इसी वजह से वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कराता है, उनके बीच में फिर रिएक्शन हो जाती है बेटा, और रिएक्शन हो जाने के बाद कैटलिस्ट उनको अपने सरफेस से डिसॉर्ब कर देता है, हटा देता है। कैटलिस्ट के सरफेस पे हुआ हुआ एब्जॉर्प्शन ना तो बहुत वीक होना चाहिए ना ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बहुत ज्यादा वीक। मॉडरेट स्ट्रांग होगा तो काम सही से चलेगा। क्यों? अगर वीक हुआ तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। स्ट्रांग हुआ तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वो कैटलिस्ट के सरफेस से नहीं हटेंगे और कैटलिस्ट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसे कहा जाता है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। इसी प्रकार से आपको सिखाया गया था सेलेक्टिविटी। एक प्रकार का कैटलिस्ट एक टाइप की रिएक्शन में ही इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास दो रिएक्टेंट हैं और आप रिएक्शन में बार बार कैटलिस्ट चेंज करते रहेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। यहां तक का काम कैटलिस्ट का था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और आज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को छोड़कर हम अपना इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनका सिलेक्शन इनकी शेप के बेसिस पे हुआ है। तो नाम क्या बना बेटा? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस या कैटलिस्ट बोल दीजिए। ऐसे कैटलिस्ट जिनका सिलेक्शन उनकी शेप और साइज के बेसिस पे किया जाता है। तो एनसीईआरटी रीड करनी होगी, इसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे। 4 पॉइंट्स है, इसके चारों पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट, ये जो कैटलिस्ट है इनका स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है। These catalysts have structures like honeycomb और and they have very small pores। इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? मान लीजिए एक छोटा सा होल है, उसके अंदर जाकर ही रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा। एक छोटे से होल्स हैं, बहुत सारे, जैसे हमारी स्किन में होते हैं, यहां से स्वेट निकलता है, पसीना आता है, सेम वैसे ही शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं और इनके अंदर ही रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और बाहर प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही साइज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के पोर साइज से छोटा होना चाहिए। अब ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजन क्रिएट करता। सिंपल, आपके घर में दरवाजे हैं, सभी के घर में होंगे, रूम की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप उससे कार निकाल पाएंगे? कमरे का दरवाजा है, ड्राइंग रूम का दरवाजा है, उससे कार या ट्रक नहीं निकाल पाओगे। क्यों?
क्योंकि दरवाजे का साइज छोटा है। सेम वही बात, कैटलिस्ट जो है इनका पोर साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, इसलिए ये शेप सेलेक्टिव कहलाते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का साइज पोर साइज से छोटा है तो बात करेंगे, वरना नहीं। सपोज कीजिए ये कैटलिस्ट है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, हमें विजिबल हो रहे हैं बेटा, छोटे छोटे होल्स हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। और आप इसका साइज मान लीजिए इसका साइज है 1 नैनोमीटर, हमने एज्यूम कर लिया पोर साइज, सही है, 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा हो गया है अपने आप में। अब इससे भी छोटा होना चाहिए रिएक्टेंट और उससे भी और उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट, मींस 10⁻⁹ से नीचे हो रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, ताकि गेट से आर पार जा सके। बात समझ में आ रही है? ऐसे कैटलिस्ट जिनके काम करने का सारा तरीका, सारा तामझाम डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका पोर साइज छोटा है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के फ्रेमवर्क से बना होता है, मींस देयर स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो सवाल बनेगा कि शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे कैटलिस्ट जिनके कैटलाइज करने का प्रोसेस डिपेंड करता है पोर साइज पे। इनके पोर साइज से रिएक्टेंट का पोर साइज और प्रोडक्ट का पोर साइज छोटा होना चाहिए। रिएक्टेंट का जो भी साइज है, प्रोडक्ट का जो भी साइज है, वो कैटलिस्ट के पोर साइज से छोटा होना चाहिए। इनका स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई पड़ता है कि उसमें मधुमक्खी ही जा पाएगी छत्ते में, चिड़िया को नहीं घुसा दोगे आप उसके अंदर, क्यों, जगह ही नहीं है, छोटे छोटे गेट हैं उसके, कैसे जाएगा बेटा। और सेकंड पॉइंट, इनका स्ट्रक्चर जो है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन से बना हुआ है। इनको जियोलाइट्स भी कहा जाता है, ये थर्ड पॉइंट है। नेचर में भी एग्जिस्ट होते हैं, बनाए भी जाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज जियोलाइट्स, ZEOLITES। 11th क्लास पी ब्लॉक में लास्ट टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं, जाकर का किताब है आपके पास, तो सिलिकॉन्स है, सिलिकेट्स है और फिर आता है जियोलाइट्स। और लास्ट चौथा पॉइंट, इसका इस्तेमाल, इसका एग्जांपल ZSM-5 इसका एक उदाहरण है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल की क्रैकिंग वगैरह में किया जाता है या गैसोलीन बनाने के लिए अल्कोहल वगैरह की हेल्प से। मींस 4 पॉइंट हो गए। पहला, इसका स्ट्रक्चर, ऐसे कैटलिस्ट जिनके काम करने का प्रोसेस शेप पर और साइज पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का साइज इनके पोर साइज से छोटा होना चाहिए। एग्जांपल गेट का हो गया, समझ में आई बेटा, घर के गेट का भी कुछ साइज होगा ना आपके, तो उससे छोटी चीजें ही उसके अंदर जा पाएंगी, गेट से बड़ी चीजें उसके अंदर नहीं जा पाती। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन का फ्रेमवर्क है। उसके बाद इसको जियोलाइट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट के इसका एग्जांपल क्या है, ZSM-5, जिसको हम पेट्रोल वगैरह या गैसोलीन बनाने में करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। इसके बाद हमें करना है नया टॉपिक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है बेटा। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है कैटलिस्ट वाला, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम कैसे काम करते हैं वो हमें सीखना है। तो पहले थोड़ी सी बात है कि एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, बायोलॉजी का टर्म पता भी होगा। जैसे आपकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में भी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं बेटा। जैसे डाइजेशन भी एक प्रकार का पूरा प्रोसेस है जिसमें कई सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि बॉडी में ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, तो इन सब एंजाइम्स का कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में काम होता है। सेम वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी एंजाइम्स काम करते हैं। जो काम कैटलिस्ट करता है वही काम एंजाइम करता है, बस एंजाइम कैटलिस्ट से बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। दोबारा से, एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। बायो मीन्स लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी। प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। अगर मैं वैसे बात करूं स्ट्रक्चर के बेस पे, तो एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं और इसलिए इनको नाइट्रोजिनस कहा जाता है। दोबारा से, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। प्लस इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के जैसा होता है, प्रोटीन्स भी हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सेम वैसे ही हमारे एंजाइम्स भी हैं। तो एक नंबर की बेस्ट डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, कॉमा,
दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कॉमा दे हेल्प इन कैटेलाइजिंग द रिएक्शंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मिल्क मिलता है, उसमें भी बेटा बेटा एंजाइम है। एंजाइम की हेल्प से ही मिल्क का आप दही बना पाते हैं, कर्ड बना पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो नोट्स में आपको मिलेंगे। अब एंजाइम्स का भी जैसे कैटलिस्ट का काम था वैसे ही है। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, मतलब कैटलिस्ट के मुकाबले अगर एंजाइम्स की बात करोगे तो एंजाइम्स के काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। 1 मिनट में एक एंजाइम का मॉलिक्यूल 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्या बोला मैंने? कम ऑन, दोबारा सुनिए। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का रिएक्टेंट के 10 लाख मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा 1 मिनट के अंदर। मींस इनके काम करने की पावर बहुत ज्यादा है, इतनी कैटलिस्ट की नहीं होती। कंपैरेटिवली बात की जाए एक एक पार्टिकल में, तो एंजाइम का बहुत कम अमाउंट बहुत ज्यादा कैटलिस्ट इतना काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में 10 लाख रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना रहा है। सेकंड, ये सरकारी आदमी है, मतलब ये भाई जैसे बैंक में होता है ना कि 5 बजे तक ही काम होगा, तो ये भी काम करने के लिए पीएच की रेंज है, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन के आसपास तक रहता है, तो ये उससे 10 डिग्री का रेंज है बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। मींस इनके काम करने के लिए ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपको फीवर होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो आप दवाई खाएंगे, टेम्परेचर लो होगा और फिर से खाना पीना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे ही पीएच है। पीएच अगर 5 से 7 के बीच है तो एंजाइम्स का फंक्शन तेज हो जाएगा, और अगर इसके दोनों तरफ है तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। मीन्स सरकारी आदमी। 3 पॉइंट हो गए। पहला, बहुत तेजी से काम करेंगे। दूसरा, टेम्परेचर की रेंज है 27 से 37। तीसरा, पीएच की भी रेंज है 5 से 7। चौथा, हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं हाईली सेलेक्टिव हो जाऊंगा जब मैं सिर्फ केमिस्ट्री की ही जानकारी रखता हूं और किसी की जानकारी नहीं है। तो एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर बिकॉज अगर आपके पास मिल्क से कर्ड में बनाने वाला एंजाइम है, जो एंजाइम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, तो वो सिर्फ वही काम करेगा, वो और कोई काम नहीं कर सकता। मेरी बात समझे आप? एक प्रकार का एंजाइम एक ही रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। कैटलिस्ट में ऐसा पाया गया है कि वो एक से ज्यादा रिएक्शंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक एंजाइम 100% एक ही तरह की रिएक्शंस में काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। सिंपल एग्जांपल है, मिल्क से कर्ड करने वाला जो आपके पास लैक्टोबेसिली है, उसका काम सिर्फ वही है, वो और कोई काम नहीं करेगा। 4 पॉइंट हो गए, समझ में आएंगे। 5वां पॉइंट, इनकी भी काम करने की क्षमता बढ़ सकती है एक्टिवेटर्स और को एंजाइम्स के हेल्प से। मींस जैसे प्रोमोटर थे, वैसे ही यहाँ पर एक्टिवेटर्स हैं जो इन्हें एक्टिवेट करेंगे, और को एंजाइम है जो इनकी हेल्प करेंगे। सुना है ना आपने, पायलट को पायलट। वैसे ही कैटलिस्ट प्रोमोटर, यहाँ पर एंजाइम के साथ को एंजाइम और एक्टिवेटर्स मेटालाइंस होते हैं जो इनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपने बाइक पे बैठे, आपने बाइक स्टार्ट कर दी, छोटे बच्चे से बाइक स्टार्ट करवा ली तो उसने एक्टिवेट कर दी, चलाई तो आपने ना। सेम वैसे ही। चौथा, जैसे कैटलिस्ट का काम खराब करता है पॉइजन, जैसे कैटलिस्ट का काम खराब करता है पॉइजन, इनका भी काम खराब हो सकता है इनहिबिटर की हेल्प से। इनहिबिटर जो होता है कैटलिस्ट या एंजाइम की पावर को कम कर देता है। दोबारा से 4 पॉइंट हो गए थे। एफिशिएंट है, सेलेक्टिव है, टेम्परेचर की रेंज है काम के लिए, पीएच की रेंज है काम के लिए, इनके पास भी प्रोमोटर्स हैं, और इनके पास पॉइजन्स है जिन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। जो कैटलिस्ट का काम खराब कर दे, जो तो वो कहलाता है पॉइजन, और जो एंजाइम का काम खराब कर दे वो कहलाता है बेटा क्या? जो एंजाइम का काम खराब कर दे वो कहलाता है इनहिबिटर, उसका काम स्लो कर देना। अब सीखना है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म छोटा सा है। जैसे कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज होती है ना बेटा, वैसे ही एंजाइम्स के पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्कोहल OH ग्रुप होता है, SH थाइऑल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, NH2 होता है।
जैसे कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज थी, इनके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनके मैकेनिज्म का नाम है लॉक एंड की, ताला चाबी मैकेनिज्म। कैसे, आप समझिए, आपके पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कैविटी बनी होगी बेटा, कैविटी मींस जगह, और आपके पास एंजाइम है जो कि होगा चाबी की तरह। तो इसको आप कैविटी को एक प्रकार से लॉक मान लीजिए और एंजाइम को मान लीजिए की। एंजाइम को मान लीजिए क्या बेटा, आप इसको की मान लीजिए। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो भैया इस पूरे के पूरे रिएक्टेंट में जो आपकी की है वो आकर फंस जाएगी। रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की, लॉग की, रिएक्टेंट के साथ एंजाइम फिट हो गया और बन गया एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। यहां रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। मींस क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है वो एंजाइम के साथ मिक्स हो गया और लॉक की में फंस चुका है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि रिएक्टेंट दो हिस्सों में टूट चुका है और कैटलिस्ट जैसा था वैसे का वैसा ही बाहर आ गया। मींस चाबी की हेल्प से ताला खुल गया, मींस चाबी की हेल्प से ताला खुल गया और चाबी पे कोई असर नहीं पड़ा। दो ही स्टेप्स का मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी से पढ़िए। जैसे कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसीज थी, उसी प्रकार से एंजाइम के पास होती है बेटा फंक्शनल ग्रुप, और उन्हीं फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से एक एंजाइम रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्डिंग वाली पोजीशन आ गई जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी रीड करनी है, क्लास इतनी ही रहेगी आज की। नोट्स आपको मिल गए हैं, एक बार दोबारा देखिए, आसान चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, साथ साथ याद करते चलिए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।